नाज़रीन, 48 घंटे पहले एक हिस्टोरिक मीटिंग जो है वो तेहरान में होती है, जिसमें चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया एक ट्रायलेटरल मीटिंग करते हैं। और इसमें दो चीजें तय की जाती हैं। एक ये कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो सुलह हो चुकी है उसको अब मजीद बल्कि एक्सपैंड किया जाएगा और उस एग्रीमेंट को किसी सूरत टूटने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि तीनों मुल्क आपस में जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाएंगे। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन ये खबर सामने आती है कि ताइवान जो है उसने खुफिया दौरा किया है इजराइल का। ठीक है, और अब क्या खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गल्फ का अहम तरीन दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो इसमें होने वाला एक एक दौरा वो एक खास तनाजुर के अंदर हो रहा है। और इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन यह है कि अक्टूबर 7 के बाद यह पहला दौरा है जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गल्फ का करने जा रहे हैं। टॉप डिप्लोमेट चाइना के उनके फॉरेन मिनिस्टर जो अभी रिसेंटली पिछले वीक जो है वो मॉस्को के अंदर मौजूद थे और वहां पर हाई लेवल की स्ट्रेटेजिक टॉक्स जो है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कर रहे थे। अब वो गल्फ पहुंचे हैं और यहां पर वो बड़े अहम मुआहदे करने जा रहे हैं। और टाइम देखिए कौन सा है, जब मिडिल ईस्ट मजबूर हो चुका है वेस्ट की, अमेरिका की मुसलसल जंगों की वजह से और इजराइल की मुसलसल एक्सपेंशन की वजह से, कि वो अब दूसरी तरफ भी शिफ्ट करे। ठीक है ना, वो सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालें और वेस्ट से वो थोड़ा सा जो डिपेंडेंस है वो कम करे और दूसरी ताकतों की तरफ जब वो शिफ्ट हो, तो एक ऐसे टाइम के अंदर ये दौरा होने जा रहा है। और अक्टूबर 7 के बाद ये पहला दौरा है। और इसमें वो कौन से मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, इसमें क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं, सबसे बढ़कर इसमें डी डॉलराइजेशन भी डिस्कस हो रही है। अब सऊदी अरेबिया इस बात को कंसीडर कर रहा है कि वो डॉलर के अलावा भी ऑयल बेचने के लिए तैयार है। तो चाइना जो है इस दौरे के अंदर डी डॉलराइजेशन को भी डिस्कस करने जा रहा है, जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक अहम तरीन हिस्सा है, डी डॉलराइजेशन जो है। अच्छा, दूसरी तरफ इसराइल और चाइना आमने सामने आते चले जा रहे हैं क्योंकि इसराइल मुसलसल चाइना को प्रवोक कर रहा है। अभी ताइवान का जो खुफिया दौरा हुआ है ये तो चाइना की रेड लाइन जो है वो उसको क्रॉस करने वाली बात है। और अब एक और खबर सामने आ रही है, इसराइल कुछ मुल्कों के साथ एक ऐसा अलायंस बना रहा है अमेरिका की सुपरविजन के अंदर कि जिसमें चाइना की जो रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया जाए। इसराइल ये काम कर रहा है, इसराइल मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अलायंस बना रहा है अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर। तो ये एक और कन्फ्रंटेशन है जो चाइना के खिलाफ इसराइल की सामने आ रही है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कौन से मुल्क है और किस तरह का ये अलायंस बन रहा है। दूसरी बात यह है कि लेबनान पर कुछ ही देर पहले बहुत बड़े हमले इसराइल की जानिब से किए गए, बड़े हॉरिफिक लेवल के एक्सप्लोजन्स वहां पर सुने गए हैं और बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। और क्योंकि देखिए लेबनीज जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल अपने स्टूपिड बिहेवियर की वजह से इसराइल को रोकने में नाकाम है। ठीक है, अगर वो सही डायरेक्शन लेगी तो ही वो रास्ता है कि इसराइल को रोका जा सकता है। ये जो बिहेवियर इस वक्त उनका है इसमें तो वो उल्टा तुर्की को भी नाराज कर रहे हैं और वो तुर्की और बाकी मुल्क जो है वो ईरान पहुंच रहे हैं और लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो ईरान के साथ भी हर्जा सराई इस वक्त कर रही है। जब सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, इत्तेहाद बना रहे हैं, इख्तिलाफात को भुला रहे हैं, तो लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो ईरान और बाकी मुल्कों के साथ भी अपने ताल्लुकात को सबटाज कर रही है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो गजा की सूरत हाल बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। इससे पहले स्टारवेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया और इस वक्त विंटर को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त शदीद बारिशें गजा में हुई हैं, साथ तूफान है और इसके नतीजे में क्या हुआ है कि टेंट्स जो है वो उखड़ गए हैं और टेंट्स के अंदर पानी भर गया है, उखड़ गए हैं। और जो डैमेज बिल्डिंग्स मौजूद थी जिसके अंदर फलस्तीनियों ने शेल्टर लिया हुआ था, वो डैमेज बिल्डिंग जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर कोलैप्स कर गई हैं। बहुत सारे घर कोलैप्स हुए हैं, बहुत सारी जो मिसाल को जो दीवारें खड़ी हुई हैं वो कोलैप्स की हैं और उसके नीचे दबकर फलस्तीनी शहीद हुए हैं। ये बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। और देखिए कितना ये अजीब लगता है कि एक जुल्म है जो आपके सामने रोज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा बम था वो गिरा और सारे फलस्तीनी जो वो उसमें शहीद हो गए, ऐसा नहीं है। ये रोज है, 50 मारे जा रहे हैं, 100 मारे जा रहे हैं। फिर आप देखिए ये इतना सिस्टमैटिक है कि उसमें इसराइल को खुली छूट है, वो स्टारवेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल कर ले, वो विंटर को एज अ वेपन इस्तेमाल कर ले। पहले आप देखिए शदीद गर्मी और ऊपर से गिरते हुए बम, अब शदीद सर्दी और खाना नहीं और टेंट्स नहीं है। यानी इसराइल वहां पर टेंट्स भेजने से भी डरता है। तो फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी हर तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हुए की जा रही है, बीमारियों को इस्तेमाल करते हुए, वेदर्स को इस्तेमाल करते हुए और इलाज उनको ना देकर ये सारे टूल्स हैं। और अफसोस की बात ये है कि ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है, यानी एक ऐसा इलाका जो इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है और पूरी दुनिया की नजरें भी उस पर हैं, लेकिन रोज ये हो रहा है और पूरी इंपिनिटी के साथ हो रहा है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है इंसानी तारीख का, इससे बड़ा क्राइसिस इंसानी तारीख का हो नहीं सकता है। वाई? क्योंकि ये सबके सामने हो रहा है और रोज हो रहा है। एटम बम गिर गया, बहुत अफसोसनाक वाकया था। वैसे भी ट्रेजेडीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बम गिरा ना, यहां पर तो रोज और आज की दुनिया में रोज ये हो रहा है, रोज अनफोल्ड हो रहा है।
और ये अरब लीग का सबसे बड़ा फेलियर है, ये ओआईसी का सबसे बड़ा फेलियर है, इनकी जवाल और पस्ती की सबसे बड़ी अलामत है कि इनके पल्ले कख भी नहीं है कि ये गजा का मुहासरा नहीं तोड़वा सके, छोटे से गजा का मुहासरा ये इजराइल से नहीं तोड़वा सके। इससे बड़ा इनका कोई फेलियर हो सकता है? इनके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, और फिर देखिए मिडिल ईस्ट वो है जहां पर बैठकर दुनिया के फैसले हो रहे हैं और दुनिया के फैसले ये बैठकर कर रहे हैं और उस गजा का ये मुहासरा नहीं तोड़वा सके। इजराइल रोज और वहां पर अपनी पूरी इस्तेशना के साथ अपने हर तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हुए फलस्तीनियों के साथ ये कर रहा है। उसने दुनिया के तमाम रूल्स को ब्रेक कर दिया, स्टारवेशन को भी उसने एज अ वेपन इस्तेमाल किया और मुआहदे में लिखा गया कि इतनी एड जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, यानी ऐसा मुआहदा भी मान लिया गया और फिर वो एड अंदर नहीं गई, तो शेल्टर्स अंदर नहीं जाने दिए जा रहे। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल। और फलस्तीनी जब वो अरब्स की तरफ देख रहे हैं कि अरब्स उनके लिए क्या करते हैं, क्योंकि ईरान तो भिड़ गया ना इसराइल से, ईरान ने तो जंग लड़ी है इसराइल से, तो अरब्स ने क्या किया है। तो इस वक्त फलस्तीनी बड़ी उम्मीद के साथ अरब्स की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें बहुत कम हैं, उनको इस बात का बहुत डाउट है कि ये उनके लिए क्या कर सकेंगे। यानी अरब से बढ़कर टर्की और ईरान ज्यादा जब वो फलस्तीनियों के लिए कर रहे हैं। ये देखें, सराउंडेड बाय अरब्स, फलस्तीनी सराउंडेड बाय अरब्स, फिर भी कुछ नहीं हो सका। ऊपर से जॉर्डन की लीडरशिप ने इजराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल रोके। तो यानी बाकी सारी बातें एक तरफ, गजा में फलस्तीनियों की हालत नहीं बदली है, जेनोसाइड जारी है, जंगी जराम हो रहे हैं, कभी स्टारवेशन को ऐसा वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है, अब मौसम को ऐसा वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा और इस सब का फिर नतीजा जो ओवरऑल क्या निकलेगा, तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, चाइना का दौरा हो रहा है। देखिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है इसने इतना बड़ा क्योस क्रिएट कर दिया है कि अब इतने बड़े क्योस को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी अब मामलात इस सतह पर चले गए हैं कि इतनी ज्यादा खराबी कर दिया है इस वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर ने, जिसको इंसानियत, जमहूरियत, फ्रीडम, सुवरेनिटी, इन सारी वैल्यूज के ऊपर जब वो बनाया गया था, लेकिन इसमें जो है वो इसको हमेशा जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने अपने मकासद के लिए जब उन्होंने चाहा इसको तोड़ा, इसकी तमाम वैल्यूज को उन्होंने हमेशा से खुद से तोड़ा। तो देखिए, ये जो इराक की जंग है, ये जो शाम की जंग है, लिबिया और उससे पहले वियतनाम, ये सारी जंगें जो हैं ये मसले को बढ़ा रही थी और वेस्ट को उसके ऑर्डर को बहरहाल कमजोर कर रही थी। और इश्यूज पर बढ़ते बढ़ते गजा, यूक्रेन, इन जंगों ने अब, और फिर सूडान का क्राइसिस आपके सामने है, और फिर अफ्रीका के बाकी क्राइसिस आपके सामने है। तो देखिए, अब ये इतना बड़ा खराबी दुनिया में, इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है, क्योस पैदा हो गया है कि ये वाला जो फ्रेमवर्क है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाला, ये अब इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता है। और ये बात रशिया और चाइना जानते हैं कि अब ये अपनी मैक्सिमम लिमिट को पहुंच गया है। देखिए ना, कब से वो रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि कोई बड़ी जंग होने से रोका जा सके और इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके, उसकी वैल्यू आपके सामने क्या रह गई है। सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी वैल्यू क्या रह गई है। और यूनाइटेड नेशन के 100 से ज्यादा लोग गजा के अंदर मारे गए हैं, उस यूनाइटेड नेशन की वैल्यू क्या रह गई है। फिर नेतन्याहू से यूनाइटेड नेशन में जाकर खिताब कर रहा है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर लिया उसने, और यूएन के लोग मारे गए, यूएन कुछ नहीं कर सका। और फिर आप सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर देखिए, यानी एक वीटो अमेरिका का पूरी दुनिया पे भारी है। अमेरिका इज द 1% ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर उसको कोई बात पसंद नहीं आई तो बाकी सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है, तो 1% जो फैसला करेगा दुनिया में 99% ऑफ द वर्ल्ड को वो मानना पड़ेगा, अफ्रीका को, एशिया को, ठीक है ना, इन सबको ये फैसला मानना पड़ेगा। तो आज के इस दौर में जब खराबी इतनी बढ़ गई है तो ये फ्रेमवर्क भी काम नहीं कर सकता है, इसलिए अब एक नए फ्रेमवर्क की जब जरूरत है। तो पुतिन और प्रेसिडेंट शी ये पिछले कई सालों से इस नए स्ट्रक्चर की, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन में और ओवर द नाइट तो कुछ नहीं होता है। तो अब वो बहुत ज्यादा इस पोजीशन में है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो है वो दुनिया को लेकर जा सके, क्योंकि वेस्ट अब बिल्कुल फारिग होगा। और फिर आप देखिए, ये जो इस वक्त दुनिया में आपको बड़े क्राइसिस नजर आते हैं, बड़ी जंगें हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार वही जो बर्तानिया, फ्रांस और अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो फैसले किए, वही तो है जिसकी वजह से जंगें जारी हैं। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने फलस्तीन है, जो फ्रांस और बर्तानिया ने यहां पर फैसला किया, आज आपके सामने है। उसका 100 साल हो गया, वो मसला हल होने को नहीं आया। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, जैसे आपने ट्रंप की बात देखी कि ये 3000 साल पुराना मसला है, ये इसको पोर्ट्रे करते हैं ये सैकड़ों साल पुराने मसले हैं, हालांकि कोई सैकड़ों साल पुराने मसले नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इन्होंने ये सारा यहां पर तमाशा रचाया है, ये इनके पैदा करदा क्राइसिस हैं, जिनको ये 8 दहाइयों में भी हल नहीं कर सके। और अब बिल्कुल यानी कि मामलात इंतहा को पहुंच गए। आप इजराइल की बदमाशी देखिए, ठीक है, और अभी भी ये मजीद जंगें छेड़ रहे हैं। वेनेजुएला की जंग, इधर ईरान, अभी तो मजीद जंगें ये छेड़ने का इरादा रखते हैं। ये अब चाइना, रशिया, उसके तहत इस तनाजुर में आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये फ्रेमवर्क है जिसमें अब मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा।
अब चाइना जो है ना जिन वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बाद अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल कर रहा है। यानी चाइना ने अभी तक अपने आप को एज अ इकोनॉमिक पावर जो है स्टैब्लिश किया है। तो अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो चाइना के पास पॉलिटिकल लेवरेज तो नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो अमेरिका के पास अभी भी, जो फैसले होते हैं वो अमेरिका करता है ना, अमेरिका के कोऑर्डिनेशन और मर्जी के साथ। तो चाइना क्या कर रहा है, इकोनॉमिक डोमिनेंस के बाद वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो हासिल कर रहा है। ये इस डायरेक्शन में मामला जब बढ़ रहे हैं, तो ये एक सारा मुख्तसर एक तनाजुर है जो मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें अब ये दौरे हो रहे हैं। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो इससे पहले गल्फ के साथ जो इंटरेक्शन हुई थी वो 2022 में हुई थी, सितंबर 2022, और वो कहां पर हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर यूएन सेशन की साइड लाइन पर ये मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो ये पहला दौरा है, खासकर अक्टूबर 7 के बाद ये पहला दौरा जो वो कर रहे हैं। चाइना's वांग यी टू विजिट गल्फ स्टेट्स एंड जॉर्डन, किस लिए, टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल टाइज। भाई सऊदी अरेबिया क्या फैसला करता है, यूएई क्या करता है, बाकी क्या करते हैं, सियासी इन्फ्लुएंस चाइना के पास नहीं है, सियासी इन्फ्लुएंस अमेरिका के पास है। तो चाइना इकोनॉमिक डोमिनेंस के बाद अब सियासी जो असर और रसूख है उसकी तरफ बढ़ रहा है, और ये फितरी ऐसे ही होता है। पहले आप एक फर्द की भी मिसाल लीजिए, पहले वो थोड़े से पैसे कमाता है, फिर वो आगे बढ़ता है ना, सियासतदानों से ताल्लुकात, मुआशरे में अपनी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, मैं काइंड ऑफ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं। तो आप पहले मुआशरी तौर पर होते हैं, तो फिर अगला मरहला जब वो सियासी असर और रसूख का होता है। तो ये इकोनॉमिक डोमिनेंस के बाद अब चाइना सियासी असर और रसूख की तरफ बढ़ रहा है। सो एनर्जी कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अक्रॉस द गल्फ। अच्छा, अब इसमें आप सुनते जाइए, 5 दिन का ये दौरा होगा, जिसका आगाज आज से यूएई से हो रहा है, और जिसमें कंसोलिडेट किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फुटप्रिंट को अक्रॉस द गल्फ एंड वाइडर अरब रीजन। ये सिर्फ इसमें गल्फ नहीं है, यानी पूरे रीजन में, देखें गल्फ तो मरकज है ना, तो पूरे रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को चाइना बढ़ाने जा रहा है। सो अबू धाबी में आज उनकी मुलाकात होगी जो फॉरेन मिनिस्टर है, और इसके बाद वो यहां से रियाद के लिए रवाना होंगे, जहां पर सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी। फिर वहां से वो जॉर्डन जाएंगे, जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर की दावत के ऊपर। अच्छा, जॉर्डन में भी चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, एयरपोर्ट्स, रोड्स, बहुत ज्यादा। अब जो जॉर्डन में जो लोग विजिट करते हैं उनको नजर आएगा कि चाइना की बहुत वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, एयरपोर्ट्स वो बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। इराक के अंदर चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, और मिस्र के साथ तो अब पॉलिटिकल और सिक्योरिटी जो रिलेशंस है वो चाइना के आगे बढ़ रहे हैं। तो चाइना की जो डिस्कशंस हैं वो बायलैटरल होंगी, रीजनल जो डेवलपमेंट्स हैं वो होंगी, शेयर्ड जो कंसर्न्स हैं, जो दोनों के इश्यूज हैं, और स्ट्रेंथ किया जाएगा जो पॉलिटिकल ट्रस्ट है, एतमाद है, सियासी एतमाद है इसको, और ब्रॉडनिंग कोऑपरेशन जो है ये डिस्कस होगा। ये दौरा एक ऐसे टाइम के ऊपर हो रहा है जब रीजनल टेंशंस हाई हैं, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका वेट है वो बढ़ रहा है एज डिप्लोमेटिक एक्टर, जो कि एक स्टेबिलिटी करवा सकता है विदाउट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। यानी चाइना एक होता है ना कि अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर रहा कि ये एक ऐसा मुल्क है जो अमन करवा सकता है, स्टेबिलिटी करवा सकता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत चाइना ने दिया है 2023 का जो एग्रीमेंट उसने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान। ये बहुत प्रोफाउंड लेवल का है, आगे सारी इमारत इस मुआहदे पर खड़ी होनी है। ये जो मुआहदा है ये बहुत स्ट्रेटेजिक नौयत का मुआहदा है। यानी चाइना ने जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा इशू था फिलिस्तीन से हटकर, और इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा इशू था सऊदी अरेबिया और ईरान की जंग, उसमें सुलह करवा दी। तो चाइना की आगे जो इमारत खड़ी होनी है सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, ट्रस्ट की, कोऑपरेशन की, वो इस मुआहदे के ऊपर खड़ी होनी है। चाइना ने यह मुआहदा करवाकर यह मैसेज दिया है कि वो एक ऐसा, उसके पास ये लेवरेज है, उसके पास ये ताकत है, उसके पास ये विजडम है कि वो इतना बड़ा मसला हल करवा सकता है। तो वो बाकी स्टेबिलिटी के फैक्टर के तौर पर भी वो मनवा सकता है अपने आप। चाइना की गल्फ स्ट्रेटजी क्या है? गल्फ जो है वो चाइना के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर जो एनर्जी सिक्योरिटी है इस हवाले से, क्योंकि चाइना के लिए ये टॉप सप्लायर है ऑयल और गैस का, जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया ये दो टॉप सप्लायर हैं चाइना के लिए। तो इनके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स भी चाइना के मौजूद हैं। तो चाइना ये चाहता है कि ये जो एनर्जी का फ्लो है ये इसी तरह से जारी रहे, क्योंकि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अभी आप देखें ना, ये जो ईरान की जंग हुई है तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो मामला आ रहा था, उसमें ईरान भी नहीं चाहता था, सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता था, यूएई नहीं चाहता था, और चाइना भी नहीं चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो। क्यों? क्योंकि ईरान से ऑयल चाइना जा रहा है, सऊदी अरेबिया और यूएई से ऑयल चाइना जा रहा है। तो ठीक है ना, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक जो ऑयल गैस सप्लाई है वो चाइना को नहीं रुकनी चाहिए। तो ओवरऑल जो ग्लोबल डिसरप्शन है वो इंटेंसिफाई हो रही है, तो चाइना चाहता है कि ये लॉन्ग टर्म जो सप्लाई है वो जारी रहे। बियॉन्ड एनर्जी से आगे बढ़कर चाइना गल्फ को देखता है एक सेंट्रल हब, किसके लिए? फॉर ट्रेड, लॉजिस्टिक्स
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये लाइन आप याद रखिएगा, अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर वो सारा ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, ये सारा। अच्छा जी, चाइनीज फर्म जो है वो ऑलरेडी हैवीली इन्वॉल्व हो चुकी हैं किसमें? बंदरगाहों के अंदर। बंदरगाहों में जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। चाइना मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है। और ये दौरा, यानी चाइना मौजूद है ना, अब वो बता रहे हैं, पोर्ट्स में मौजूद है, इंडस्ट्रियल जोन्स में है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में मौजूद है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जो लिंक करने वाले रोड्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो रूट्स हैं, किसको? एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तीनों को कनेक्ट कर रहा है चाइना। तो यहां चाइना मौजूद है। तो ये जो दौरा अब होने जा रहा है, इस तरह के मजीद दौरे हो सकता है, चाइना के प्रेसिडेंट भी दौरा करें, तो वो क्या होगा? पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, यानी और खुलकर चाइना मिडिल ईस्ट में अपने कदम जमा रहा है। ये अब क्योंकि चाइना मैदान में आ चुका है, वो हर जगह पर मौजूद है, ठीक है ना। तो मतलब एशिया, अफ्रीका और यूरोप को वो कनेक्ट कर रहा है, बंदरगाहों में है, इंडस्ट्रियल जोन में है, ट्रांसपोर्ट में है, रोड्स में है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स वो बना रहे हैं, एनर्जी में वो इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा ऑयल अमेरिका खरीद रहा है सऊदी अरेबिया और यूएई से, नहीं, चाइना खरीद रहा है, टॉप सप्लायर है वो चाइना के लिए। तो इसके अलावा जो गल्फ का सॉवरेन वेल्थ फंड है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहा है चाइना के अंदर। कहां पर? उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी टेक्नोलॉजी में और उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर। गल्फ भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर बढ़ा, यानी ग्राउंड वर्क बहुत हो चुका है, बुनियादें मजबूत चाइना ने काफी कर ली है, हर जगह वो मौजूद है। अब वो जरा और खुलकर सामने आ रहा है। तो इसमें जो फाइनेंशियल कोऑपरेशन है वो भी प्रोमिनेंटली इसका हिस्सा है इस दौरे का। अब ये लाइन सुनिएगा, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना इनकरेज कर रहा है गल्फ को कि वो नॉन डॉलर ट्रेड सेटलमेंट्स करे, डॉलर से हटकर ट्रेड करे, डॉलर से हटकर ऑयल बेचे। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और मैंने आपको बताया कि 70s में अगर सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ मुआहदा ना करता कि हम डॉलर में ही ऑयल बेचेंगे, ये डॉलर तब का कोलैप्स हो गया होता। तो गल्फ की बड़ी अहमियत है। तो चाइना क्या कर रहा है कि नॉन डॉलर ट्रेड सेटलमेंट हमारे साथ करें। और युआन डोमिनेटेड जो उनकी करेंसी है, एनर्जी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए युआन के अंदर जो है। और सऊदी अरेबिया कंसिडर कर रहा है कि ठीक है, अब डॉलर के बगैर हम बेचने के लिए तैयार हैं। दुनिया बदल रही है ना। सो एक ये ब्रॉडर एफर्ट है चाइना की कि वो अमेरिका का जो फाइनेंशियल प्रेशर है और उसकी जो डोमिनेंस है, कि जैसे वो सैंक्शंस रिजीम को कंट्रोल करता है, तो इसको, इस ताकत को कम किया जा सके। जब डॉलर ही नहीं है तो फिर सैंक्शंस तो पहले भी हो चुकी हैं, तो बाकी इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बाकी करेंसीज में होंगी। तो ये जो प्रोग्रेस है ये ग्रेजुअल है, यानी ओवर द नाइट तो ज़ाहिर कुछ हो नहीं सकता। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस जारी है। गल्फ पार्टनर्स आर सीन एज द की टू दिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। चाइना की इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का जो वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन है वो गल्फ है, कि नॉन डॉलर ट्रेड और डी डॉलराइजेशन, इसका कॉर्नर स्टोन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में गल्फ का एक किरदार है। इसी के तहत मामला आगे बढ़ रहे। और चाइना ने अपने आप को प्रेजेंट किया है एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स। हम यहां जंगे करवाने के लिए नहीं आ रहे, हम यहां पर लड़वा कर असलहा बेचकर फायदा कमाने के लिए नहीं आ रहे, हम तो यहां पर सुलह करवाने आ रहे हैं, अमन करवाने आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट को जिस अमन की तलाश है वो चाइना दे सकता है, उसमें किरदार अदा कर सकता है। यानी आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न ऑर्डर ने क्या दिया है, वेस्टर्न बेसिस ने रीजन को क्या दिया है। तो चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह करे। इस दुश्मनी में 40 साल इस दुश्मनी में कितने मुल्कों में जंगें हुई हैं, लाखों लोग जानों से गए हैं, और वेस्ट ने अपना खूब असलहा बेचा है इस सऊदी अरेबिया और ईरान की जंग में। तो उसको चाइना ने रिजॉल्व करवा दिया। तो चाइना ने साबित किया कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है और हम बाकी इश्यूज भी हल करवा सकते हैं। सो एट द टाइम व्हेन यूएस क्रेडिबिलिटी, जब अमेरिका, किस टाइम ये सारी चीजें हो रही हैं, जब अमेरिका की क्रेडिबिलिटी हैज बीन डैमेज बाय ऑनगोइंग वॉर्स इन द रीजन, जब अमेरिका की मुसलसल जंगों की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो चुकी है, तो चाइना अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहां पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, क्योंकि अमेरिका की बेसिस है, अमेरिका का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। तो जाहिर है कि अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन फैसला हो चुका है कि मामला किस डायरेक्शन में जाने। सो ये बड़ा हिस्टोरिक बात। अच्छा, अब इजराइल और चाइना आमने सामने आ रहे हैं तेजी के साथ, क्योंकि ताइवान में इजराइल मौजूद है। और फिर आपको याद है जो पेजर्स अटैक हुआ था, उसमें भी ये खबर आई थी कि ताइवान की जो कंपनी है वो इसमें शामिल थी, जो लेबनान में पेजर्स अटैक हुआ था। तो ये ताइवान और इजराइल, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो ताइवान इजराइल आया है, क्या ये बायलैटरल था या इसमें किसी ने ताइवान को कहा है कि इजराइल पहुंचो? भाई, क्या अमेरिका ने कहा है कि इजराइल पहुंचो, या ये बायलैटरल था? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अब आप देखिए, यूएस की सरपरस्ती में एक नया अलायंस बन रहा है टू चैलेंज चाइनाज रेयर अर्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेंस। अभी नेतन्याहू ने 4-5 दिन पहले ये कहा कि इजराइल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर हाउस बन चुका है। अच्छा जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेयर अर्थ मिनरल्स की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए एक अलायंस बन रहा है, जिसको पैक्स सिलिका कोalition कहा जा रहा है, जिसमें 5 मुल्क इब्तदाई तौर पर शामिल हैं। जो अब ये लाइन देखिएगा, चाइना का रेयर अर्थ मिनरल डोमिनेंस
और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर। उधर क्या डिस्कशन, बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड और रेयर अर्थ मिनरल को कन्फ्रंट करने के लिए अलायंस बन रहा है। स्ट्रेटेजिक नौयत का ये अलायंस है जिसके अंदर कौन है? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और इजराइल। और इसमें मजीद मुल्क भी शामिल करने पर डिस्कशन हो रही है, लेकिन इब्तदाई तौर पर ये 5 मुल्क हैं। इस वक्त नाज़रीन चाइना जो है वो जो ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं 70% वर्ल्ड वाइड उनको कंट्रोल करता है। और इससे बढ़कर जो मिनरल्स को निकाल कर आगे प्रोसेसिंग करना है और उनको उस फॉर्म में लेकर आना है, यानी मिनरल्स को निकाला गया है और आगे उसको प्रोसेस भी तो करना है ना, तो वो जो प्रोसेसिंग है उसमें 85 to 95% चाइना का डोमिनेंस है, ठीक है ना। यानी प्रोडक्शन में 70% और आगे प्रोसेसिंग में 85 से 95% चाइना कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जब अमेरिका इजराइल की ख्वाहिशों पर इराक में घुसा हुआ था और शाम में और लीबिया में घुसा हुआ था, तब चाइना यह काम कर रहा था। रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो वहां पर अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा था। इस वक्त चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग जो कंट्री हब बन चुका है। सबसे ज्यादा यानी जो प्रोडक्शन है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अमेरिका के पास थी और यही प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है इसने अमेरिका को जितवाया था। वो 16-16 घंटों के अंदर एक बड़ा शिप तैयार कर लेते थे, ये प्रोडक्शन लेवल थी उनकी। यही वो चीज है जिसने अमेरिका को फाते करवाया। तो अब वो सारी जो कैपेबिलिटी है वो चाइना हासिल कर चुका है जब ये इधर उधर घुसे हुए थे, और ये सबसे बड़ा मकरूज मुल्क भी बन चुके हैं। तो चाइना की नाज़रीन जो ये लेवरेज है रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर, इससे उसको फायदा क्या हो रहा है? डिफेंस इंडस्ट्री में वो आगे ग्रो कर रहा है और इसके साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर है उसमें भी वो ग्रो कर रहा है। BYD सबको क्रॉस कर गई है, तो ये पीछे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो इसके अलावा चाइना के पास जो दूसरी लेवरेज आई कि उधर से टैरिफ लगे, इन्होंने रोक लिए तो अमेरिका घुटनों पर आ गया, ठीक है ना। तो अमेरिका घुटनों, तो ये एक लेवरेज। तो अब जनाब अली ये वो पॉलिसी लेकर आ रही है, यानी इजराइल मजीद सामने आ चुका है चाइना के। तो चाइना भी यहां पर जॉर्डन में भी आ रहा है, ठीक है ना, जॉर्डन में भी वो दौरा कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह कि अमेरिका G7 चाहता है विदाउट यूरोप, ये खबर भी दरमियान में कहीं चल रही है। यानी उसमें साउथ कोरिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और जापान होगा, ठीक है ना। यानी अगर आप देखें ये जो अलायंस बन रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स वाला, ये भी इंडो पैसिफिक के कंट्रीज है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, ये इंडो पैसिफिक के कंट्रीज है। सिंगापुर, तो जो G7 है उसमें भी वो यूरोप को निकालकर इंडो पैसिफिक, क्योंकि जो नई स्ट्रेटजी आई है उसमें ये लिखा गया है कि इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और जो पैसिफिक है, यानी ये जो सारा एरिया है ये बैटलफील्ड होगा। तो उस मुताबिक वो अपने अलायंसेस को रीशिफ्ट कर रहे हैं। सीरीज ऑफ इजरायली अटैक्स हुए सदर्न लेबनान पर, वेस्टर्न बेका पर, बहुत सारे एरियाज हैं, बड़े मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर उन्होंने बड़े वेव ऑफ एस्केलेटरी एग्रेशन जो उन्होंने किया है। और फिर उनके जेट्स और ड्रोन्स लो अल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करते रहे हैं। एक डेलिब्रेट कैंपेन है इंटिमिडेशन की, सर्विलेंस की, ठीक है ना। और इससे पहले ये खबर आ रही थी कि बरूद के ऊपर वो फ्लाई कर रहे हैं, अब उन्होंने ये बड़े अटैक्स किए। तो मल्टीपल एरियाज उन्होंने बताया कहां हमले हुए। बड़ी खौफनाक ये हमले थे, बड़ी वायलेंट किस्म की वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें धमाके जब देखे जा सकते हैं। तो ये सब एक फेलियर है, रीजन का भी फेलियर, सबसे बढ़कर लेबनानीज गवर्नमेंट, देखें उसकी कोई पावर नहीं है। असल बात यह है कि जो उसने पोजीशन लिया उसने इजराइल के लिए मजीद एग्रेशन के दरवाजे खोले, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उनको अपनी पोजीशन जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, इसी दरमियान जो गजा की सूरत हाल बड़ी पेनफुल है। स्टॉर्म डिस्ट्रॉयर्स what is left of houses in Gaza, floods tents, kills 6। 90% जो होम डिस्ट्रॉयड है, 94% ऑफ द टेंट्स जो हैं वो वॉर्न आउट हो गए हैं। पैलेस्टीनियन इन गाजा आर लेफ्ट एक्सपोज टू द एलिमेंट्स विद नो शेल्टर टू प्रोटेक्ट देम। कोई शेल्टर फलस्तीनियों को नहीं बचा है। शदीद बारिश और तूफान और बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इसराइल की जेनोसाइडल कैंपेन जारी है बावजूद इसके कि जो सीजफायर अनाउंस किया गया, तो 2 महीने उसको होने को आए हैं और उसके बावजूद ये जेनोसाइडल 2 महीने तो हो चुके हैं। अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर 2 महीने हो चुके हैं। तो जेनोसाइडल कैंपेन फिर भी जारी है और सेवरल एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा शहादतें हुई हैं, लोग जख्मी हुए हैं क्योंकि घर कोलैप्स हुए हैं। जो घर से जो डैमेज बिल्डिंग्स थी जिसमें फलस्तीनी बैठे हुए थे पनाह लेकर, और साथ इजरायली बमबारी भी जारी है। इस सब में इजरायली बमबारी भी जारी है। बैत लाहिया के अंदर 5 फलस्तीनी जब वो शहीद हो गए, एक घर उनके ऊपर जब वो आ गिरा, और फिर एक और जगह पर हैवी रेन की वजह से और स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब शदीद हवाएं, तूफानी हवाएं वहां पर चल रही हैं, उसकी वजह से गजा सिटी के अंदर एक शख्स जब वो शहीद हुआ, एक फलस्तीनी, और बहुत सारे जख्मी हो गए क्योंकि एक दीवार जो है वो उनके टेंट्स के ऊपर आ गिरी, कोलैप्स हो गई, ठीक है ना। और 2 बच्चे एक जगह पर जख्मी हो गए अबू जबाल कैंप के अंदर जब टेंट जो है वो उनके ऊपर कोलैप्स हो गया। 3 चिल्ड्रन अमंग ओवर 10 पीपल डेड इन गाजा इन 24 आवर्स एमिड स्टॉर्म। बड़ी पेनफुल सूरत हाल है गजा की, और वो मुंतजर है अरब्स के
सबसे बढ़कर अरब के वो मुंतजर हैं और बाकी दुनिया के मुंतजर हैं कि क्या वो उनकी जिंदगियों में कोई आसानियां ला सकते हैं और इजराइल के अग्रेशन को रोक सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सका है। जो भी हुआ है एक पीआर है, एक ड्रामा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इजराइल के बुनियादी मकासद वैसे ही हैं और उनको वो परसू कर रहे हैं विद डिफरेंट मींस, जिसको इन 2 महीनों में सूरत हाल को अमन सीजफायर का नाम दिया गया है, जो कि हरगिज सीजफायर और अमन नहीं है, बल्कि एक जेनोसाइड उसी तरह से जारी है जैसे 10 अक्टूबर से पहले जारी थी। सिर्फ इस नए फ्रेमवर्क के जरिए जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर था उसको कम किया गया है कि जो मुजाहरे हो रहे थे उनको रोका जाए। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, हम इजाजत रुका करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।